हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो 2 महीने में आपका एआईबी क्लियर हो जाने वाला है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान होंगे कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो 2 महीने में आपका एआईबी एग्ज़ाम क्लियर हो जाने वाला है इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जिस तरह से कई सारे बच्चे होंगे जो जो लोग रीसेंट ग्रेजुएट्स होंगे या इस साल पास आउट हुए होंगे, तो उन बच्चों के लिए हो सकता है कि उन्हें परेशानी हो रही होगी समझने में कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये उनका पहला एग्ज़ाम है। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको 45% लाने ज़रूरी हैं। और जैसा कि आप सब्जेक्ट भी देखे हैं कि यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ऑल्दो ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, स्टिल पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो हम आपके सामने 5 टिप्स लेकर आए हैं। इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो एआईबी तो क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी पेपर कभी नहीं रुकने वाला है। कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टिप है थॉरो विद द सिलेबस। तो जैसा कि आपको पता है, एआईबी ने अपना 19th का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ओल्ड लॉज प्लस न्यू लॉज आने वाले हैं, कई सिविल लॉज भी दिए हैं, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉज है। प्रॉपर्टी लॉज में जैसे हमारा टीपीए है, इसके बाद अदर लॉज भी देखे जा रहे हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सिविल लॉज में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीपीसी है, हमारे पास अदर लॉज हैं जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है। तो ये सारे लॉज को आपको अच्छी तरह से पता रखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। हमारे पास ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी है, दैट इज़ आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी। हमारे पास न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जो कि 2024 में इन्फोर्स हो चुके हैं, जैसे बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। जितने भी लॉज हैं आपको एक बार सिलेबस को गो थ्रू करना है। सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और उनका क्या वेटेज रहने वाला है। बिकॉज अगर आपको सब्जेक्ट की वेटेज पता होगी, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, तो जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नंबर के पूछे जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए। इसीलिए हमारा पहला टिप है कि यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द सिलेबस। मतलब आपको सिलेबस की एक एक डिटेल पता होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, किन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने घंटे का पेपर होने वाला है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सारी डिटेल्स को आपको पता रखना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए विद रिलेटेड टू योर एग्जाम। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली बात, आपको तो सिलेबस पता चल गया। अब सिलेबस में आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस देख रहे हैं तो आप कौन से पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें, किन टॉपिक्स पर कम फोकस करें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर ही क्लियर होती हैं। तो फॉर दैट एटलीस्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको देखने ही चाहिए फॉर द एआईबी। 5 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एआईबी लास्ट जो हमारा हुआ था दैट इज़ एआईबी 18th, जो कि पिछले साल दिसंबर में हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने उसके सॉल्व पीवाईक्यूज आपके साथ प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चाहें तो उन लेक्चर को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईपीसी का टॉपिक लें, आईपीसी का सब्जेक्ट अगर लें, तो आईपीसी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस पूछे जा रहे हैं, या फिर ऐसे जगहों से पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीवियस हर्ट वगैरह। ये सारे तो आपके प्रॉपर्टी बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए। इसके अलावा क्या उसमें जनरल एक्सेप्शंस से पूछे जा रहे हैं, क्या जनरल एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाने वाला है अगर आप 5 साल के भी पीवाईक्यूज देख लेते हैं तो उससे, क्योंकि आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाने वाला है। पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलने वाले हैं। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चल पाएंगे, जैसे कि आपसे क्या इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें केस लॉज प्रोवाइडेड हैं, या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपका
PYQs देखने से ही क्लियर होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपको PYQs देखने हैं, और वो भी एटलीस्ट 5 ईयर के PYQs तो आपके ऑन टिप होने चाहिए कि 5 ईयर के PYQs आप अच्छी तरह से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक सब्जेक्ट से। और मैं एक काम करूंगी, आपके लिए सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करवा दूंगी। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का मैं इस तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी जिनमें सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो इससे आपके क्वेश्चंस वाली प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। नेक्स्ट बात है कि आपको फेमिलियर होना पड़ेगा विद द ओपन बुक एग्जाम। एज वी ऑल नो कि हो सकता है आपने ओपन बुक एग्जाम आज तक ना दिया हो, क्योंकि ये AIBE में आपको ओपन बुक एग्जाम का ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले फेमिलियर होना पड़ेगा कि एक ओपन बुक एग्जाम में हम किस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर को खोज सकते हैं। अगर हमारे सामने थेफ्ट की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि किस सेक्शन में थेफ्ट की डेफिनेशन, तो जब तक हमें आइडिया नहीं रहेगा कि जो थेफ्ट का जो टॉपिक है, अब IPC अगर हम खोलने जाए तो IPC में तो 500+ सेक्शंस हैं हमारे पास। तो क्या उन 500 सेक्शंस को हम लगातार देखना स्टार्ट कर देंगे, पूरा 500 सेक्शन के इंडेक्स देखना शुरू कर देंगे, तो ये तो हमारे लिए गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपन बुक एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना। आपके पास 3 घंटे अगर हाथ में है और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो ओपन बुक एग्जाम के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। जी हाँ, 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर आप एक ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं तो। बिकॉज आपको लगेगा कि चलो एक क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए आप पूरा इंडेक्स देखने लगेंगे, आप टॉपिक्स के बीच में देखने लगेंगे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो फॉर दैट आपको एक बार क्या करना है कि आपको एक इंडेक्स पूरी तरह से पढ़ लेना है। सारे सब्जेक्ट के आप इंडेक्स पढ़ के जाइए। और इंडेक्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहला काम आप करिए कि चैप्टर रेंजेस याद करिए, बाद में आप सेक्शंस। सबसे पहली बात आप याद कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर लाइक कर रहा है, किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, या किस सेक्शन से किस सेक्शन तक की रेंज जा रही है। ये होता है चैप्टर बेस्ड। तो आप सबसे पहले अगर आप चैप्टर बेस्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं थेफ्ट का एग्जाम्पल फिर से लेती हूँ, थेफ्ट की अगर क्वेश्चन पूछी जा रही है कि थेफ्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, तो अगर आपको ये पता रहेगा कि थेफ्ट तो एक प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस हमारा चैप्टर 17 ऑफ IPC है, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम डायरेक्ट चैप्टर 17 में जाकर तब हम थेफ्ट की डेफिनेशन खोज रहे हैं कि किस सेक्शन में है। इसीलिए हमें सबसे पहले चैप्टर रेंज याद करना ज़रूरी, बाद हमें इंडेक्स में सेक्शन वाइज पढ़ना ज़रूरी, और आपको टॉपिक्स समझने में आसानी होगी। या अगर आपका ओपन बुक एग्जाम है तो अगर आपसे कोई टॉपिक कह दिया गया, फॉर एग्जांपल थेफ्ट की बात करें अगर, तो थेफ्ट के पनिशमेंट के बारे में बोल दिया गया कि थेफ्ट की कितनी पनिशमेंट हो, तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ चलो थेफ्ट तो एक प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, तो आप पहले थेफ्ट वाले चैप्टर में चले जाइए, वहाँ पर आपको 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन मिल जाने वाली है और 379 में उसकी पनिशमेंट मिल जाने वाली है। तो आप 379 में तुरंत जाकर वहाँ पे के सेक्शन के कंटेंट में जाकर देख सकते हैं कि अच्छा मैक्सिमम 3 इयर्स हम पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर थेफ्ट, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर ओपन बुक एग्जाम देना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेमिलियर हो जाइए इंडेक्स से, टॉपिक से, किस तरह से खोजना है, और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिएगा कि आप एक एक सेक्शन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पहले से आइडिया रखना ज़रूरी है कि एटलीस्ट किस एरिया में, अब हमें 78 अगर ना भी याद आए तो हमें ये चीज़ पता है कि वो चैप्टर 17 में है, और अगर हम ये याद कर लेते हैं चैप्टर 17 स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये बात दी हुई, थेफ्ट एक लेस सीरियस ऑफेंस होता है, तो थेफ्ट सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद मोर सीरियस आया आपका प्रीवियस हर्ट, नहीं सॉरी, थेफ्ट के बाद आपका एक्सटॉर्शन आता है, राइट, थेफ्ट देन एक्सटॉर्शन, फिर रॉबरी, डकॉइटी, इन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो थेफ्ट एक लेस सीरियस ऑफेंस है, सबसे स्टार्टिंग में दिया होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें थेफ्ट के बारे में देखना है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। तो ये सब करने से आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, आपकी टाइम बचेगी। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्जाम से पहले आप एक काम करिए कि एटलीस्ट एक बार आप बैरेक्ट को रीड कर लीजिए फ्रॉम कवर टू कवर। बैरेक्ट रीड करना, आई नो कि ये एक थोड़ा बोरिंग प्रोसेस होता है, जल्दी लोग बैरेक्ट रीड नहीं करना चाहते,
लेकिन अगर आप एक बार भी अच्छी तरीके से बैरेक्ट को पढ़ ले रहे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बोला था आपको सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना है, तो आपके दिमाग में वो रिकॉल हो जाएगा कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। तो आप उस सब्जेक्ट्स का एक बार फर्स्ट सेक्शन से लेके लास्ट सेक्शन तक हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप एक बार भी ये काम कर ले रहे हैं, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक कहाँ पर दिए, और आपको एग्जाम में खोजने में डिफिकल्ट नहीं होने वाला। इसीलिए कवर टू कवर एटलीस्ट एक बार बैरेक्ट आप पढ़ लीजिए, इंडेक्स को रिवाइज कर लीजिए। बैरेक्ट अगर आप एक बार भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडेक्स अगर 2 से 3 बार आप पढ़ ले रहे हैं, तो 2 बार में आपके दिमाग में एक रफ पिक्चर ड्रॉ हो जाने वाला है इंडेक्स का। और इंडेक्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप इंडेक्स को चैप्टर वाइज से शुरू करिए। सबसे पहले आप चैप्टर की रेंजेस याद करिए, उसके बाद आप सेक्शंस पर जाइए, तब आपके सेक्शंस रिकॉल हो पाएंगे अच्छी तरह। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपको बैरेक्ट पढ़ना है। बैरेक्ट कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया कि सेक्शन 1 से लास्ट सेक्शन तक एटलीस्ट एक बार कर लीजिए। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 170, आप एक बार क्लियर रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज उस चीज़ को करिए, कौन कौन से चैप्टर्स में कितने से कितने तक सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको सेक्शंस याद होने। पीएसए के लिए, दैट मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए, मैं एक ट्रिक भी बता दे रही हूँ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 24 तक था, अगर आप -2 कर देंगे तो वही सेक्शन आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस हिसाब से आपका अगर सेक्शन 6 से 24 तक आपको इसमें याद है, दैट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने 6 से 24 तक याद किया था, तो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 24 तक आपको याद हो गए। तो आपके जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, स्पेशली उसके लिए आपको एटलीस्ट एक रीडिंग तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पुराने लॉज में आप किसी तरह खोज लेंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा उसके बारे में अपने लॉ कॉलेज में। लेकिन जो हमारे पास नए लॉज हैं, तो नए लॉज को एटलीस्ट एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा। से आपके की एसेंशियल्स भी क्लियर हो जाने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स कहाँ पर हैं। वो तो हुआ ही, साथ ही साथ अगर हम थेफ्ट की बात करें, थेफ्ट के अगर की एसेंशियल्स के बारे में पूछ दिया जाए कि क्या थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है या इमूवेबल का, या दोनों के लिए हो सकता है, या नन ऑफ दी अबव, अगर इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आपने थेफ्ट के बारे में पढ़ा है तो आप एसेंशियल आपको नजर आएगा कि थेफ्ट जो है इट कैन बी डन ऑफ ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये होता है हमारा की एसेंशियल। और जैसे एग्जाम्पल आपसे अगर अनलॉफुल असेंबली में कितने लोग एटलीस्ट हो सकते हैं, अगर असेंबल हो रहे हैं तब जाके हम अनलॉफुल असेंबली कर सकते हैं। तो अगर हमने बैरेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता है कि एटलीस्ट 5 पर्सन्स का होना जरूरी है फॉर कमिटिंग एन अनलॉफुल असेंबली। ये होते हैं की एसेंशियल। एंड हमारे पास फाइनल पॉइंट है प्रैक्टिस एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। आपको बैरेक्ट भी अभी पढ़ना है, आपको इसी वक्त इंडेक्स भी याद करना है, नए क्रिमिनल लॉज भी ऐड कर दिए हैं, कई सारा काम आपके पास एक साथ आ चुका है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा, कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में स्टोर होते जाए, आपको एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही अनरियल टारगेट ना लें, अगर आप एक सिंपल सी बात करें, तो आप 25 से 30 एमसीक्यू तो आप डेली कर सकते हैं। 25 to 30 एमसीक्यू का बिग डील, आपको मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में। आधे घंटे आप डेली का दीजिए, आपके 25 एमसीक्यू वाले हैं। बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप 2 4 10 दिन तक कर लेते हैं इस तरह से, 25 to 30 एमसीक्यू करने में आपको सिर्फ 15 मिनट लग। तब आप क्या कर सकते हैं कि आप 50 एमसीक्यू भी कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो 50 एमसीक्यूज आपका आधे घंटे में कंप्लीट हो जाने वाला है। जस्ट इमेजिन अगर आप डेली 25 to 30 एमसीक्यू कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त 2 महीने बचे, 2 महीने में आपका अराउंड 2000 क्वेश्चंस आपका डेली बेसिस पर प्रिपेयर हो रहा है। मतलब इन टोटल आपका 2000 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुका है एग्जाम से पहले। साथ ही साथ आपको अगर पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं या फिर मॉक्स कर रहे हैं, तो डेली मॉक्स भी आपको देने जरूर, आपका मॉक भी इंक्लूड है। आप 25 to 30 एमसीक्यू डेली कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वीक में क्या करिए, आप फुल मॉक लगा लीजिए। फुल मॉक का मतलब है कि आप 100 क्वेश्चंस कर लीजिए। 100 क्वेश्चन करना इन अ डे इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज आपके पास जस्ट 2 महीने बचे हुए हैं। अब अगर आप वीकली भी 10, अगर आप एक एक मॉक लगा रहे हैं, तो आपके पास अराउंड 7 8 मॉक हो जाने वाले हैं। 700 से 800 क्वेश्चन ये हो गए। इसी में कभी कभी अगर आपका मन करे या आपको अगर टाइम मिल पाए, तो आप
एक दो मॉक एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो मतलब ऑलमोस्ट आपको 10 मॉक्स तो दे ही देने हैं बिफोर योर एग्जाम। 10 मॉक्स अगर आप देंगे तो आपके 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर बन गए, 2000 क्वेश्चंस यहाँ पर बन गए, 3000 क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीट हो गए बिफोर गिविंग योर एग्जाम। जस्ट इमेजिन 3000 क्वेश्चन इतना बड़ा चंक है, अगर आपको सिर्फ 100 में से सिर्फ 45% लाना है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। आप ये चीज़ करिए, ठीक है, कि एमसीक्यूज आपको डेली सॉल्व करना है। हमने बता दिया 25 to 30 एमसीक्यूज, बिग डील। अगर आप 20-25 मिनट भी डेली बैठ रहे हैं तो आपका आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसी टॉपिक के एमसीक्यूज बनाइए। आप इसमें कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, एमसीक्यूज बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आती है। साथ ही साथ मैं एमसीक्यूज भी यहाँ पर चलाने वाली हूँ। मैं डेली 25 एमसीक्यूज आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया है बीएनएस पर, बीएनएस के 25 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज मैंने दिए, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका फुल मॉक हो जाएगा पीवाईक्यूज, जो हमने कहा कि आप 5 पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज है वो भी तो आपके मॉक ही हो रहे हैं, आप पीवाईक्यूज एक बार देख लिए, सॉल्व करिए। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो वो आपका मॉक बन गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टाइम लिमिट सेट करके करना पड़ेगा। आपको अगर 3-3.5 घंटे एग्जाम के मिलने वाले हैं, आपको पता है, आप यहाँ पर क्या करिए कि आप 2 से 2.5 घंटे का टारगेट लेकर चलिए, हिसाब से आपका हो पाए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, आपको 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने में हो सकता है आपका 2 घंटे लगता है, 2.5 घंटे, या हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए स्टार्टिंग में। इससे आपको परेशान नहीं होना है। जिस तरह से आप रेगुलर एमसीक्यूज बनाएंगे आपकी टाइम लिमिट घटेगी। आप अगर आज 10 मिनट लगा रहे हैं 10 एमसीक्यूज करने में, कल आप उसको 9 मिनट में ही करने वाले हैं। इसी तरह से धीरे धीरे होगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप 5-6 मिनट 10 एमसीक्यूज कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। दीज आर द 5 टिप्स कि आपको फॉलो करने चाहिए फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम। और आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, आई कैन अश्योर कि 2 मंथ में आप प्रिपेयर हो जाने वाले हैं अपने AIB एग्जाम के लिए। एंड इट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी एज पर आई फील। आप चाहें तो भी कर सकते हैं, कुछ एडिशन कर सकते हैं, आपको पॉसिबल लगे तो आप 25 जगह 50 MCQ डेली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट में आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 10 से 15 सेक्शन तो आप डेली याद करिए ही। तरह से आपका थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आप रीड तो कर रहे हैं, उसके साथ कोशिश करिए कि आप उसमें हाईलाइट कर दीजिए, जो कि इसेंशियल्स हैं उसे सर्कल करिए या हाईलाइट करिए। और दिमाग में रखने की कोशिश करिए कि अगर हम थेफ्ट पढ़ रहे हैं तो थेफ्ट के क्या क्या एसेंशियल हम अंडरलाइन कर लें। अगर हम एक्सटॉर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या एक्सटॉर्शन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो इंडेक्स वाला पार्ट है, इंडेक्स तो हम डायरेक्ट में खोज लेने वाले हैं, लेकिन जब कंसेप्ट के बारे में बात होने वाली है तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर इफेक्टिवली आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट। इसीलिए कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको डायरेक्ट अब से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हमने ओपन बुक एग्जाम के बारे में बता दिया कि आपको इंडेक्स वगैरह देखना आना चाहिए, आपको टॉपिक्स खोजना आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको 5 इयर्स के PYQs तो मिनिमम करके ही जाने हैं। अगर पॉसिबल हो तो 5 इयर्स से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 10 इयर्स के PYQs कर लीजिए। लेकिन 10 इयर्स के PYQs करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में ये चीज़ होती है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप जितने पुराने MCQ करने वाले, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है आपके प्रिपरेशन। इफेक्टिव ये रहेगा कि आप 5 इयर्स के PYQs तो कर लिए, साथ ही साथ आप MCQs सॉल्व करना, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो 5 ईयर के PYQs काफ़ी हैं अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो आइडिया चल ही गया। एंड हमने बता दिया कि थॉरो विद योर सिलेबस को आपको पूरी तरह से दिमाग में रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप सिर्फ नए क्रिमिनल लॉज लेके बैठ गए या ओल्ड क्रिमिनल लॉज लेके बैठ गए तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो छूट जाने वाले हैं ना। इसलिए आपको अपना सिलेबस ध्यान में रखना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट मिस ना होने पाए। तो ये 5 टिप्स को फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट। आई गेस मतलब आई बिलीव कि हाँ आपका एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है इन 5 टॉपिक्स को। अगर इन 5 टिप्स को आप ध्यान में रख के डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। यू हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।